हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। और जो हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं हेल्थ साइंस और एक्सटेंशन एजुकेशन की, उसके चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए हैं इस सीरीज में। उसी से बनने वाले सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे टॉपिक होंगे। इन टॉपिक्स से ही हमने जो है सारे प्रश्न बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा पर्यावरणीय स्वच्छता। देखिए 5 जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो हमने पहली क्लास में किए हैं। ये आगे से 5 टॉपिक हैं। फिर है संक्रामक और गैर संक्रामक रोग, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है पहला सहायता और प्राथमिक चिकित्सा। देखिए फर्स्ट एड है ना, प्राथमिक चिकित्सा बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे जो है प्रश्न जरूर एक न एक देखने को मिलता है आपको। वैसे भी इस सीरीज से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा परीक्षा में। फिर है मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन। फिर है स्वास्थ्य सेवाएं और उनका महत्व, यानी कि जैसे हमारी भारत सरकार ने जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनसे रिलेटेड कौन सी योजनाएं चलाई हैं, उन जो योजनाएं हैं उनसे जो है उनका उद्देश्य क्या है, कहाँ तक हमने उनकी पूर्ति कर ली है, कहाँ तक के बाकी, ये सारी जो है इस पर हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं सीरीज जो है। और पूरा जो है एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज। देखिए एक लोगों का कमेंट भी आया था बहुत अच्छा सा कि मैम जो है ये टॉपिक वाइज करा दीजिए। तो देखिए आप अगर क्लास हमारी जब देखेंगे तो देखिएगा कि हमने जो है पूरे सीरियल से 1 से 5 टॉपिक पहली क्लास में थे, फिर 6 से 10 तक का इसमें है। तो आपको जो है हमारी क्लास डेली प्रोवाइड होती रहेगी और आप जैसा भी अन्य और चीज़ें हैं उसका सुझाव आप हमको देते रहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम क्लास चलाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का आरंभ किया गया। तो देखिए देख लेते हैं कि किस योजना का आरंभ किया गया है। तो पहला हमारा ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन, फिर है नमामि गंगे, फिर ऑप्शन सी है उज्ज्वला योजना, फिर डी है जल शक्ति अभियान। तो देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, भारत में पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। तो हमारा इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्वच्छ भारत मिशन। तो देखिए ये हम फिर आपसे पहले भी बता रहे थे और अब भी बता रहे हैं कि ये जितने भी प्रश्न होंगे इनको आप समझिए टॉपिक। तो जैसे ये टॉपिक आपको मिल गया स्वच्छ भारत मिशन, तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। तो हम सिर्फ समझ लीजिए कि आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको इन टॉपिक्स को रिवीजन करना है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। तो देख लेते हैं। देखिए जल में जो है 2 तरह की अशुद्धियां घुली हुई होती हैं, एक है स्थायी अशुद्धि या कठोरता कह सकते हैं, एक है अस्थायी। तो उस हिसाब से हम देख ले रहे हैं। अपने ऑप्शन क्या है, क्लोरीन उपचार, फिर है उबालना, फिर है पैराबैंगनी किरणों द्वारा, फिर है आयोडीन टेबलेट्स के द्वारा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करने के लिए सबसे प्रभावी, यानी कि ये सारी विधियां हैं जल को सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, लेकिन पूछा गया सबसे प्रभावी विधि। तो जो सबसे प्रभावी विधि है तो हमारी हो जाएगी क्लोरीन उपचार, है ना। क्लोरीन को डाल करके जो हम जल को शुद्ध करते हैं तो वो सबसे प्रभावी विधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कचरे को निपटान में जैविक कचरे को किस प्रक्रिया द्वारा उपयोगी उत्पाद में बदला जाता है। यानी कि जो ठोस कचरा है उसको निपटाने के लिए क्वेश्चन को सिर्फ इतना था कि क्या पूछा गया कि जैविक, तो जैविक कचरे को किस प्रक्रिया के द्वारा उपयोग में बदल सकते हैं। तो ऑप्शन है ऑक्सीकरण द्वारा, कंपोस्टिंग द्वारा, विसर्जन द्वारा, पुनर्चक्रण द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कंपोस्टिंग द्वारा, है ना। कंपोस्टिंग द्वारा हम क्या करते हैं, जो कचरा होता है उसको मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, फिर जो है उसको कंपोस्ट खाद में हम जब बदलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसको उपयोगी उत्पाद में बदलने की क्रिया हो जाएगी। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। है अगला प्रश्न हमारा, शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है उद्योगों से धुआं, वाहनों से उत्सर्जन, घरेलू कचरा, निर्माण कार्य। तो देखिए घरेलू कचरा और निर्माण कार्य तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि पूछा गया शहरी क्षेत्रों में और ऑप्शन है उद्योग से धुआं और वाहनों से। लेकिन उद्योग होंगे तो जरूर, लेकिन मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो वो वाहनों से, क्योंकि शहरों में क्या होता है बहुतायत मात्रा में साधन चलते रहते हैं और उद्योग भी मतलब कारखाने फैक्ट्रियां हैं, लेकिन वो कोशिश करें कहीं खुले स्थान पर या कहीं जो है थोड़ा बहुत शहर से बाहर इस तरह से लगाया जाता है। लेकिन वाहनों का जो धुआं है उससे बहुत ज्यादा प्रभावी क्षेत्र होता है।
तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाहनों से उत्सर्जन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को मापने के लिए सूचक का उपयोग किया जाता है, किस सूचक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी है पीएच स्तर, डी है सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि इन सारी विधियों के द्वारा हम जल प्रदूषण को मापते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा भी हम इसमें ऑक्सीजन का स्तर नापते हैं, फिर है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा, फिर पीएच स्तर द्वारा, इन सभी विधियों के द्वारा हम मापते हैं जल प्रदूषण को। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न, भारत में स्वच्छता की स्थिति का आकलन करने के लिए किस रैंकिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है स्वच्छ भारत रैंकिंग, बी है स्वच्छ सर्वेक्षण, फिर सी है ग्रीन इंडिया इंडेक्स, फिर डी है पर्यावरण सूचकांक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्वच्छ सर्वेक्षण। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्लास्टिक कचरे को पुनर्चक्रित करने की सबसे चुनौतीपूर्ण समस्या क्या है? सॉरी, देखते हैं ऑप्शन। ए है लागत, बी है संग्रह और पृथक्करण, सी है भंडारण, डी है निर्माण प्रक्रिया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संग्रह और पृथक्करण, है ना। ये क्या होती है? तो प्लास्टिक के कचरे को पुनर्चक्रित करने की सबसे चुनौतीपूर्ण समस्या है। भाई उसका हम संग्रह कैसे करेंगे, फिर उसको पृथक्करण करना, अलग करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न कर रही हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू कचरे को अलग करने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन ए है गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखना, बी है सब कचरा एक ही स्थान पर डालना, सी है केवल जैविक कचरा फेंकना, डी है केवल प्लास्टिक फेंकना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखना, यही जो है अलग करने की सही तरीका है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय हरित मिशन, बी है क्लीन एनर्जी मिशन, सी है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, डी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना। भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये योजना लागू की गई है। फिर अगला प्रश्न हमारा है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वृक्षों की कटाई, बी है औद्योगिक प्रदूषण, सी है जीवाश्म ईंधन का उपयोग, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ना। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि का मुख्य कारण ये सारी चीजें आएंगी। और इससे क्या हो रहा है, देखिए थोड़ा सा हम डिटेल बता दें। ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, इनसे ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ रही है, और जिससे जो हमारी ओजोन परत है, या कह सकते हैं ओजोन लेयर में छिद्र होता जा रहा है। तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग का बहुत प्रमुख जो है कारण बन रहा है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, टीबी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया का नाम क्या है? टीबी, टीबी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि क्या होता है। एक है, इसको कहते हैं क्षय रोग, अगला कह सकते हैं, हम इस पे लिखे दे रहे हैं इस जो है स्क्रीन पे, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी मेंशन करना संभव नहीं है, तपेदिक, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे तो क्षय रोग कहे या तपेदिक रोग कहे, सारी चीजें एक ही है। तो क्या पूछा जा रहा है? इसका बैक्टीरिया। तो देखिए यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले अगर पूछ लिया जाएगा अगर कि टीबी या क्षय रोग किससे बनने वाला रोग है, बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, या जल, दूषित जल के द्वारा, तो सबसे पहले तो यहाँ से हम पकड़ लेंगे बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। प्रश्न से ही देखिए एक प्रश्न बन गया, बैक्टीरिया, या कह सकते हैं इसको कह सकते हैं हम विषाणु, जीवाणु। तो इस तरह से ये सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर देख लेते हैं इसका नाम क्या है। ए है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बी है साल्मोना, सी है क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, डी है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके जो है बैक्टीरिया का नाम है। टीबी या क्षय या तपेदिक रोग के बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया के प्रसार में कौन सा परजीवी मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए सिर्फ प्रश्न को घुमाया गया है, बस पूछना यही है कि जो है आप जानते हैं कि मलेरिया किससे होता है, तो मच्छर काटने से होता है, और वो मच्छर किस प्रजाति का है, बस कौन से मच्छर से। तो ऑप्शन ए है एनोफ्लीज मच्छर, बी है क्यूलेक्स मच्छर, सी है एडीज मच्छर, डी है फाइलेरिया वर्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए,
एनाफ्लीज मच्छर, और जो है ये कौन सा, मादा, है ना, लिखे दे रहे हैं स्क्रीन पे, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा रोग पानी के माध्यम से नहीं फैलता? ऑप्शन देख लेते हैं, टाइफाइड, हैजा, डेंगू, पीलिया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डेंगू। तो यानी कि इससे बाकी बचने वाले तीनों रोग जो है जल से फैलने वाले, कौन सा हो गया, एक टाइफाइड हो गया, एक हैजा हो गया, और एक पीलिया हो गया। हैजा वैसे दूषित जल भी होता है और मक्खियां भी इनका प्रमुख कारण हो सकती हैं हैजा रोग का, लेकिन जब यहाँ पर पानी दिया गया है तो पानी ही होगा, यानी कि दूषित जल और मक्खियों के द्वारा फैलने वाला यह रोग है। बच रहा है डेंगू, यही हमारा जल से फैलने वाला रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता? ऑप्शन है टिटनेस, पोलियो, कुष्ठ रोग, टाइफाइड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलियो। ये पोलियो हमारा विषाणु या कह सकते हैं वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है, बैक्टीरिया या जीवाणु से फैलने वाला ये रोग नहीं है आपका, ये विषाणु से फैलने वाला रोग है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, एड्स का क्या कारण है? सबसे पहले आप जान लीजिए एड्स कब मनाया जाता है। तो ये एड्स जो है आपका 1 दिसंबर, एड्स कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो एड्स का क्या कारण है? और एक चीज जान लीजिए कि एड्स जो है किससे फैलने वाला, तो ये वायरस, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है HIV वायरस, बी है HBV वायरस, सी है HCV वायरस, डी है HPV वायरस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HIV वायरस। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, गैर संक्रामक रोगों में कौन सा प्रमुख कारण शामिल नहीं है? ऑप्शन है अस्वास्थ्यकर खान पान, फिर है व्यायाम की कमी, फिर है सी तनाव, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए पूछा गया है गैर संक्रामक रोगों का कौन सा प्रमुख कारण शामिल है, तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये सारे जो है कारण शामिल हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? ऑप्शन देख ले रहे हैं, ए है मधुमेह, बी है थैलेसीमिया, सी है रक्तचाप, डी है गठिया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, थैलेसीमिया, है ना, ये जो है एक आनुवांशिक रोग है। थैलेसीमिया वैसे मधुमेह में भी जो है कुछ हद तक जेनेटिक लक्षण पाए जाते हैं, बट फिर भी प्रमुख बात आएगी तो यहाँ पर थैलेसीमिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अन्य रोगों के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। मधुमेह होता है हमारा जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, या कह सकते हैं जब इंसुलिन का श्रवण कम हो जाता है, पैनक्रियाज से हमारे जब इंसुलिन निकलता है, अल्फा बीटा गामा 3 सेल्स होती है, उसी के बीटा सेल्स से इंसुलिन निकलता है, तो जब उसका श्रवण कम हो जाता है तब हमारे ब्लड में क्या होता है, उसका ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, तब हमें मधुमेह हो जाता है। फिर है गठिया, तो गठिया ये जो है हमारे जो है अमीनो एसिड्स, प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड्स के बढ़ने से लैक्टिक जमाव हो जाता है, जो लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है थकान के कारण, तो उससे जो है लैक्टिक एसिड के जब मांसपेशियों में जमा होने पर गठिया रोग हो जाता है। रक्तचाप आप समझ लीजिए हाइपर सोडियम, है ना, सोडियम की अधिकता से ये बीमारी हो सकती है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न, कैंसर के विकास में कौन सा कारक मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, वंशानुगत प्रभाव, बी है तंबाकू और शराब का सेवन, सी है पर्यावरणीय प्रदूषण, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, यानी कि ये जो है उपरोक्त सभी कारण कैंसर के विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग मुख्यतः किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है हड्डियों की कमजोरी, फिर है रक्त के घटते स्तर, फिर सी है मांसपेशियों की कमजोरी, फिर डी है त्वचा रोग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए, हड्डियों की कमजोरी, है ना, हड्डियों की कमजोरी से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को आपको मिलेगा। और ऑस्टियोपोरोसिस ये किस में पाया जाता है, ये चीज आप नोट कर लीजिए कि ये जो है आपका वृद्धों में देखने को मिलता है। इस ये नहीं कि यहाँ पर विटामिन डी हो गया या कैल्शियम कमी से, तो ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धों में देखने को मिलता है, और इसी का जो है एक रूप होता है ऑस्टोमलेशिया, है ना, ऑस्टोमलेशिया ये आपको देखने को मिलेगा वयस्कों में, वयस्कों में, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा आपको वृद्धों में, ऑस्टोमलेशिया देखने को मिलेगा वयस्कों में, और इसी का एक रूप होता है रिक्टस। तो ये रिक्टस आपको मिलेगा 0 से 2 वर्ष के बच्चों में, है ना। तो देखिए कैल्शियम में विटामिन डी की कमी से रोग जो है 3 प्रकार के होते हैं, अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह के रोग होते हैं। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न,
कौन सा रोग उच्च रक्तचाप का परिणाम हो सकता है? ऑप्शन ए है हार्ट अटैक, बी है लकवा, सी है किडनी फेलियर, डी है उपरोक्त सभी। तो उच्च रक्तचाप में ये सारी समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर चलिए देखते हैं, किसी व्यक्ति की हड्डी टूटने की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा के तहत क्या करना चाहिए? तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा से यहाँ से प्रश्न है। ऑप्शन ए है चोटिल हिस्से को हिलाना, बी है चोटिल हिस्सों को स्थिर रखना, सी है तुरंत उस पर मलहम लगाना, डी है उसे गर्म पानी में डालना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चोटिल हिस्से को स्थिर रखना। फिर अगला प्रश्न है, जलने की चोट के लिए प्राथमिक चिकित्सा में क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है जली हुई जगह पर बर्फ लगाना, बी है जली हुई जगह पर साफ पानी डालना, सी है जले हुए हिस्से को ढीले कपड़े से ढकना, डी है जले हुए हिस्से पर टूथपेस्ट लगाना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जले हुए हिस्से पर टूथपेस्ट लगाना, है ना। ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। बाकी बर्फ भी लगा सकते, लेकिन सबसे ज्यादा है कि साफ पानी डालना। देखिए इसमें क्या होता है, जले हिस्से पर आप साफ पानी की जो है और ताजा पानी जो है नॉर्मल, ये भी नहीं कि बर्फ से एकदम जमा हुआ पानी या गर्म पानी भी नहीं डालेंगे आप उसमें, और जलन होगी, सादा पानी नॉर्मल आप उसको धार को डालते रहेंगे लगातार, ये सबसे अच्छा उपाय है। ना कि टूथपेस्ट लगाएं और ना कि बर्फ लगाएं और अन्य चीजें भी नहीं लगाएंगे, पानी की धार डालनी चाहिए। फिर चलिए अगला प्रश्न है, गंभीर रक्तस्राव को रोकने के लिए प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है सीधे अस्पताल ले जाना, बी है रक्तस्राव वाले स्थान पर दबाव डालना, सी है ठंडे पानी का उपयोग करना, फिर डी है स्थान को खुला छोड़ देना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्तस्राव वाले स्थान पर दबाव डालना। जब वहां पर हम दबाव डालेंगे और सीधा हाथ करेंगे या जहां पर लगी तो उसको उसकी विपरीत दिशा में करेंगे, ताकि रक्त का जो रिसाव है, बहाव है, वो कम हो जाए, और वहां पर दबाव डालेंगे। फिर अगला प्रश्न है, सांप के काटने की प्राथमिक चिकित्सा में क्या करना चाहिए? ए है काटे गए हिस्से को हिलाना, बी है उस जगह को कसकर बांधना, सी है व्यक्ति को आराम देना और अस्पताल ले जाना, डी है जहर निकालने की कोशिश करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति को आराम देना और अस्पताल ले जाना। फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी बेहोश व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा के तहत कैसे संभालना चाहिए? तो ऑप्शन है उसे पीठ के बल लिटा देना, फिर है सिर को झुका देना, सी है उसके श्वसन पथ को साफ करना, डी है पानी पिलाना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उसके श्वसन पथ को साफ करना। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति को सीपीआर कब दिया जाता है? करेक्ट आंसर हम नहीं, ऑप्शन देख लेते हैं, व्यक्ति को गंभीर रक्तस्राव हो, व्यक्ति सांस नहीं ले रहा हो और दिल की धड़कन बंद हो, जब व्यक्ति बेहोश हो लेकिन सांस ले रहा हो, डी है जब व्यक्ति को हड्डी की चोट लगी हो। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि सीपीआर कब दिया जाता है? तो होगा जब व्यक्ति सांस नहीं ले रहा हो और दिल की धड़कन बंद हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जब व्यक्ति सांस नहीं ले रहा हो और दिल की धड़कन बंद हो, तब जो है सीपीआर दिया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, बिजली का झटका लगने पर प्राथमिक चिकित्सा में सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्यक्ति को छूना, बिजली का स्रोत बंद करना, पानी डालना, फिर है व्यक्ति को सीधा लेटा देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिजली का स्रोत बंद करना। फिर है अगला प्रश्न, एक मिनट, नाक से खून आने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ए है व्यक्ति को लेटा देना, बी है सिर को आगे की ओर झुका देना, सी है ठंडे पानी का रिसाव करना, छिड़काव मतलब, डी है नाक पर दबाव डालना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिर को आगे की ओर झुका देना। जब नाक से खून के आने की स्थिति में सिर को आगे की ओर झुका देना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, जहरीले पदार्थ का सेवन करने पर प्राथमिक चिकित्सा में सबसे उचित उपाय क्या है? ए है उल्टी करवाना, बी है व्यक्ति को पानी पिलाना, सी है तुरंत चिकित्सा सहायता लेना, डी है व्यक्ति को सोने देना। ये तो कतई नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुरंत सहायता चिकित्सा। फिर है अगला प्रश्न, दिल के दौरे के लक्षण में प्राथमिक रूप से क्या शामिल है? ऑप्शन ए है सीने में दर्द, बी है सांस लेने में कठिनाई,
बी है सांस लेने में कठिनाई, सी है पसीना आना, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तनाव को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ध्यान और योग, बी है कैफीन का सेवन करना, सी है देर रात तक जागना, डी है अत्यधिक काम करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ध्यान और योग। फिर है अगला प्रश्न। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सहयोग, सामाजिक संबंध, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है तनाव के शारीरिक लक्षणों में क्या शामिल है? सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, मांसपेशियों में तनाव, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक तनाव का सबसे आम कारण क्या हो सकता है? ए है असफलता का डर, बी है सामाजिक दबाव, सी है समय सब प्रबंधन की कमी, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसिक तनाव में सारी चीजें आ जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर है 35 नंबर क्वेश्चन। इंसोमिया किस प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य समस्या से संबंधित है? ऑप्शन है चिंता विकार, बी है अवसाद, सी है नींद विकार, डी है खाने का विकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नींद विकार। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अवसाद ग्रस्त व्यक्ति में सबसे आम लक्षण क्या होते हैं? ए है आत्मविश्वास की कमी, बी है थकान और ऊर्जा की कमी, सी है आत्महत्या के विचार, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। फिर है तनाव प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी तरीका। समय प्रबंधन, स्वास्थ्य आहार, नियमित व्यायाम, सभी। तो करेक्ट आंसर तनाव प्रबंधन के लिए ये सारी चीजें हमारी उपयोगी हैं। तो उपरोक्त सभी। फिर है अगला प्रश्न। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए है स्वास्थ्य पारिवारिक माहौल, बी है खेल कूद और मनोरंजन, सी है शैक्षणिक दबाव, डी है केवल ए और बी। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कारक शैक्षणिक दबाव, तो ये बिल्कुल निगेटिव ही है। स्वास्थ्य परिवार पारिवारिक माहौल स्वस्थ, खेल और कूद मनोरंजन, ये सारी चीजें सही होंगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, केवल ए और बी। फिर है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर किस प्रकार के अनुभव से उत्पन्न होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है दर्दनाक घटना, बी है अत्यधिक खुशी, सी है सामान्य जीवन घटना, डी है कोई विशेष कारक नहीं। तो क्या पूछा गया है? पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ऑप्शन ए दर्दनाक घटना इस प्रकार के अनुभव से उत्पन्न होता है। फिर है अगला प्रश्न। तनाव के कारण हार्मोन का असंतुलन किस प्रकार प्रभाव डालता है? तो देखते हैं। ए है पिट्यूटरी ग्रंथि, बी है एड्रिनल ग्रंथि, सी है थायराइड ग्रंथि, फिर है डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि है ना, तनाव का मुख्य जो है कारण हार्मोन का जो है असंतुलन होता है। तो ये होता है आपका एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है WHO, बी है यूनिसेफ, सी है रेड क्रॉस, डी है ICMR। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, WHO, है ना। WHO ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की परिभाषा दी है। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना, बी है स्वास्थ्य बीमा सहायता प्रदान करना, सी है शैक्षिक सहायता, डी है स्वच्छता अभियान। तो आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, स्वास्थ्य बीमा
प्रदान करना। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का प्रमुख केंद्र क्या होगा? ए है जिला अस्पताल, बी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डी है निजी अस्पताल। तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का प्रमुख केंद्र क्या होगा? ऑप्शन सी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, है ना, पीएचसी। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूएचसी का लक्ष्य क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य क्या है? ए है हर व्यक्ति को सेवा प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवा। फिर है केवल गरीबों को सेवा देना, सी है केवल बच्चों को कवर करना, डी है केवल शहरी क्षेत्रों में सेवा देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। गले में इतना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य है हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। फिर अगला प्रश्न है, दवाओं को सुरक्षित उपयोग के लिए किस संगठन के दिशा निर्देश उपयोग किए जाते हैं? ए है WHO, बी है FDA, सी है IMA। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, है ना। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है टीकाकरण, शिक्षण कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, कॉस्मेटिक सर्जरी। तो प्राथमिक सेवा स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ऑप्शन डी कॉस्मेटिक सर्जरी ये नहीं आती है, और बाकी अन्य चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर अगला प्रश्न है, एम्बुलेंस सेवा का पहला प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए है मरीजों को तत्काल अस्पताल पहुंचाना, रोगी का उपचार करना, मरीज को दवा देना, कागजी कार्यवाही करना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मरीज को तत्काल अस्पताल पहुंचाना। फिर अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है बीमारियों की रोकथाम, बी है स्वास्थ्य संवर्धन, सी है रोगियों की देखभाल, डी है उपरोक्त सभी। तो स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये सारे उद्देश्य हैं, बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन, रोगियों की देखभाल। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टीकाकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है रोग प्रतिरोधक क्षमता, बी है बच्चों को शिक्षित करना, सी है दवाइयों की बिक्री बढ़ाना, डी है सिर्फ जागरूकता फैलाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। यही जो है टीकाकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य है। फिर है अगला, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, बच्चों का पोषण, अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देना, केवल ए और सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ए और सी। ए और सी कौन से हमारे हैं? मातृत्व मृत्यु दर को कम करना और अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देना, यानी कि घर पर जो प्रशिक्षित दाइयां हैं या उस तरह से इन सबको करके अस्पतालों में प्रसव कराने के लिए बढ़ावा देना, ये जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है। तो चलिए देखिए, इस तरह से हमारे जो है क्या 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, है ना, इस सीरीज के। फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे कल, जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे वो आपके लिए। और इसमें जो है हमारी जो 50 डेज की सीरीज है वो भी 1-2 दिन से उसमें क्लास नहीं ले पाए हैं, 2-3 दिन से कुछ समस्याएं हैं इसमें। तो बस वही है, इतना व्यस्तता रहती है कि किसी तरह से ये सीरीज आपकी बन जाती है, इससे रिवीजन हो जाता है आप लोगों का। चाहते हैं हम भी कि बहुत सारी चीज़ें आपको, लेकिन फिर भी इतना प्रोवाइड करा दिए हैं कि आप उससे तरीके प्लेलिस्ट पे हमारी जाइए, आपको अलग अलग हर चीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिर इस तरह से हमारा जब हेल्थ साइंस और एक्सटेंशन एजुकेशन शुरू किए हैं, इसके हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आए हैं। आप इनसे जुड़िए और अपनी जो है प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस तरह से पूरी हमारी जो है देखिए क्लास थी जिसमें महत्वपूर्ण योजनाएं और उनके
उनसे रिलेटेड क्या थे, उनसे रिलेटेड सारे संत थे। अब जो है ये इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इनसे जुड़िए और पढ़िए। फिर चलिए अपना मिलते हैं अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।